आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, हालांकि ये वक्त तो ख़बरनामे का है, लेकिन आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं आली जनाब मोहतरम ए.के. ख़ान साहब, यानी कि अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब, IPS रिटायर्ड, जो मुशीर हैं अक़लियती बहबूद के एडवाइज़र टू माइनॉरिटी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। आपकी मुलाकात कराने की ख़ास वजह यह है कि बहुत दिनों से अक़लियती महकमे में यानी कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कई मसले मसाइल के बारे में अखबारात में या सोशल मीडिया में कुछ न कुछ आता जा रहा है, तो हमने मुनासिब समझा कि अक़लियती बहबूद के जो करता धरता हैं, जो इंचार्ज हैं, जो एडवाइज़र हैं, उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि KCR साहब अक़लियती दोस्त हैं और अक़लियती बहबूद के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त बजट हमेशा हर असेंबली सेशन में पेश किया जाता है और अक़लियतों के लिए बहुत बड़े काम भी हो रहे हैं। बहरहाल, आइए नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं ए.के. ख़ान साहब का इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ, क्योंकि उनका जो एडवाइज़र की मियाद जो ख़त्म होने को थी, उसको फिर से 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब की जानिब से। बहुत बहुत मुबारक खान साहब। 6 साल पूरे हो गए, 7वें साल में क़दम रखा है आपने और माशाल्लाह कामयाब तरीन गुजरे ना 6 साल। जी, बहुत अच्छे तरीके गुजरे, क्योंकि अब किसी दूसरे रियासत में ऐसे स्कीम्स नहीं हैं अक़लियतों के लिए। जी, ऐसे अच्छे एक स्कीम्स का एक मंसूबा बना था, उसको एक के बाद एक अमल में लाते गए, नचायत रिजल्ट्स भी आते जा रहे हैं उसके। जी हाँ, जी हाँ, तो अच्छा लगता है। तो खान साहब, आज का जो है मैं तो बहुत रिसर्च करने के बाद पहली बार जी हार्ड हिटिंग इंटरव्यू है आज का। जी, चलिए। तो सबसे पहले तो सारी दुनिया की नज़र आपके माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो लोन्स हैं जी, उसके ऊपर टिकी हुई है कि बजट इतना कई को इतने। बहरहाल, उसका थोड़ा सा पिछले 2 दिन पहले शायद एक मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव साहब के पास, तो उसमें आप भी थे। तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो स्कीम आखिर उसको कितना बजट अलॉट हुआ है और कितने लोगों को उससे फ़ायदा होगा। देखिए, पहले आप जानते हैं, पहले 50 करोड़ तो सैंक्शन हुए थे जी। ये 50 करोड़ के तहत किस तरह से इसको इस्तेमाल में लाना है, लाइवलीहुड्स के लिए, या कोई खुद से कुछ कार्रवाई शुरू करना चाह रहे हैं, बिज़नेस हो या वर्कशॉप्स, किस तरह से देना चाहिए, उसका काम हो रहा था। बस साथ ही साथ हम लोग कोशिश भी कर रहे थे कि इसमें और इजाफा हो जी। कम से कम हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 1-1 करोड़, यानी कि 120 करोड़ तक का। अच्छा। परसों जो डिस्कशन हुआ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे और प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस उन्होंने भी थे, और एक 70 करोड़ के लिए बात हुई है। काम उसका किस तरह से देना है, वो उसका कुछ स्कीम चल रहा है। तो मतलब पहले के 50 फिर 70 फिर 70, तो 120 बराबर हो गए। 120 यानी कि 50 तो हैं हाथ में जी। पैसा भी दे दिया गया है, वो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन अकाउंट में है, और 70 करोड़ का फाइल भी मूव करे हैं। हमें तो उम्मीद है कि वो भी आ जाएंगे। तो समझिएगा 120 करोड़ के लिए किस तरह से काम होना है, और इसमें से 50 करोड़ के ऑलरेडी गाइडलाइंस क्या हैं, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, यह सब तैयार हो गया है। नोटिफिकेशन भी इश्यू हो गया है इसका। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम एक जो एप्लीकेशंस आए हैं, इसमें से ये 50 करोड़ प्लस बैंक से जो सपोर्ट मिलता है, ये दोनों कुल मिलाकर एक 5000 एप्लीकेशंस हम लोग 1 लाख और 2 लाख रुपए जो बिजनेसेस में जो लगाना चाह रहे हैं उनके लिए क्लियर कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि बहुत सारा पैसा इसमें जो आता है वो सब्सिडी के शक्ल में आता है। 70 to 80% सब्सिडी है इसमें। तो बाकी का 20% बेनिफिशियरी का होगा। इसमें भी इस बार जो पुराना तजुर्बा है हमारा, उसको देखते हुए और भी थोड़ा इजी करे हैं इस बार। पहले बैंक के लोन के साथ लिंक करे थे, अब चाहे बैंक लोन के साथ हो या बेनिफिशियरी जहाँ से भी लेके अपना खुद का पैसा या कहीं से 20% में बेनिफिशियरी जमा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आफ्टर सिलेक्शन। जी। तो ये एक बात है।
और दूसरा क्या है, अगर बैंक से भी लोन लेना चाहे, पहले जो ये सिबिल रेटिंग बोल के एक होता है, क्रेडिट रेटिंग सारे फैमिली के लिए अप्लाई करते थे। कोई अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन डाल रहा है ये लोन के लिए, तो वो फैमिली में और दूसरे कौन कौन हैं, उसमें सिबिल रेटिंग किसी का अच्छा नहीं हो सकता, तो उसके बुनियाद पे भी रिजेक्ट करते थे। इस बार हम लोग बैंकर्स को बुला के एक मीटिंग रखे थे, उसमें बैंकर्स भी मान गए हैं कि सिर्फ जो एप्लीकेंट होता है, वो कोई फैमिली के साथ लिंक नहीं करेंगे, सिर्फ एप्लीकेंट का जो क्रेडिट वर्थीनेस है अगर वो रहा तो ठीक है, लोन सैंक्शन करेंगे वहाँ पर। तो ये एक अच्छी बात है। और एक गाइडलाइंस वैसे हैं, वो एमएफसी के वेबसाइट पे सारे गाइडलाइंस रखे गए हैं, नोटिफिकेशन भी आया था इसको, तो ये सारा न्यूज़पेपर्स में ऑनलाइन है जी। अब इसमें क्या है, ऑनलाइन पे है, ऑनलाइन, और हर एक के लिए हाँ, इसमें क्या है, पॉपुलेशन बेसिस पर है ये। इससे पहले मंडल पॉपुलेशन बेसिस रखे थे हम लोग। अब इस बार वो बहुत कम्बरसम हो रहा था, क्योंकि कई ऐसे मंडल्स हैं जहाँ अक़लियतों का पॉपुलेशन या मुस्लिम्स का पॉपुलेशन ही नहीं है, क्योंकि जो खरियों में बहुत कम होता है, इसलिए इस बार यूनिट डिस्ट्रिक्ट को लिए हम लोग पॉपुलेशन बेसिस, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी पॉपुलेशन कितना है उसके बुनियाद पर वहाँ पर उतने फंड सैंक्शन करते हैं। अब जैसा शहर हैदराबाद है, आसपास के 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, यहाँ पर जाहिर है कि नियरली 50% ऑफ तेलंगाना मुस्लिम पॉपुलेशन और माइनॉरिटी पॉपुलेशन ये एरिया में, तो 50% ऑफ द फंड्स हैदराबाद के आसपास में रहेंगे, रिमेनिंग 50%। तो ये जनवरी में हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू हो गया है, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए जनवरी के अंदर। चलिए, बहुत अच्छा है। बहुत सारे बेरोजगार नौजवान इंतजार में थे। अभी हमारे पीसीआर वाले जो स्क्रीन पे डाल रहे हैं, बिल्डिंग्स धड़ाधड़ डालते जा रहे हैं, जब से ये आपकी अक़लियती माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के नए बिल्डिंग्स के फोटोज डालते जा रहे हैं, तो ज़रा उसका खुलासा करिए। बहुत ज़बरदस्त एक एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। देखिए, अब जितने भी स्कीम्स हमारे पास हैं, उसमें से सीएम साहब को सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्कीम और जिससे ज़्यादा फ़ायदा जो अक़लियतों को पहुंचता है वो टिमरिस के ज़रिए से है, क्योंकि एजुकेशन के मामले में जिस तरह से अक़लियतों को आगे ले जाना है, इसमें ये एक बहुत इनकलाबी स्टेप है ये, कि कोई दूसरी रियासत नहीं करेगी। इतनी शानदार इमारतें, ये पूरे रेजिडेंशियल स्कूल्स के हैं ये? जी, सारे रेजिडेंशियल स्कूल्स के हैं। हाँ। अब देखिए, पूरे सेक्रेटरीट के जैसे दिख रहे हैं। 204 स्कूल जो हैं, 204 स्कूल्स इस तरह के बनाने का इरादा है माशाल्लाह। इसमें से 54 का काम तो चल रहा है। वैसे 13 कहाँ के हैं ये रियासत भर में हैं। जैसे अब वहाँ पे जाइए, अब आदिलाबाद में है, निर्मल में है, और कागज़ नगर उधर निज़ामाबाद में है, यहाँ पे राजेंद्र नगर, शमशाबाद, और अच्छा, कल भी ज़हीराबाद में इनाग्रेशन है। इनाग्रेशन भी है ज़हीराबाद में, अलगोल जो करीब में है। अच्छा सर, अलगोल तो ज़हीराबाद के करीब में है जी, लेकिन ज़हीराबाद में भी एक इनाग्रेशन करे ना आप लोग लास्ट ईयर? हाँ, इससे पहले करे थे हम लोग। तो ज़हीराबाद में 2 हो गए? दो स्कूल्स। वेरी गुड जी, दो स्कूल्स। वो 1.5-2 साल पहले एक स्कूल करे थे। अब ये सेकंड स्कूल है इधर। तो ऐसे अल्टीमेटली क्या है, 5-7 साल के अंदर हमारे 204 इदारे जो हैं, अक़ामती स्कूल्स हैं, हर एक के लिए अपना अपना फुल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिल्डिंग होना चाहिए। और लैंड्स हम लोग बहुत जगह लिए हैं, 100 से ज़्यादा जगह लैंड्स ऑलरेडी लेके हम लोग एलिनेट करा के साथ में रखे हैं। इसमें वक्फ बोर्ड के भी लैंड्स लिए थे ना? वक्फ बोर्ड के भी लिए हैं, क्योंकि हैदराबाद में गवर्नमेंट लैंड्स का ज़रा प्रॉब्लम है, नहीं है तो आसान से मिलना मुश्किल है। तो वक्फ बोर्ड से भी उन्होंने भी रेजोल्यूशन पास करके हम लोगों को दिए हैं हैदराबाद में। तो कल ज़हीराबाद में अलगोल के स्कूल का इनाग्रेशन है और हज हाउस का फाउंडेशन है, एक शादी खाने का भी है। शादी खाने का भी है। अरे माशाल्लाह, बहुत काम हो रहा है जी ज़हीराबाद में। जी, हर तरफ हो रहा है, लेकिन ज़हीराबाद में तो जी हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों की आबादी भी ज़्यादा है, राइट, ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे हो रहा है। इसके साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के तहत जो काम होना है, उर्दू घर का हो या शादी खानों का, वो काम भी अब जायज़ा लिए हैं लास्ट वीक। ये वो भी तेज़ी पकड़ेगी। मैं समझता हूँ कि एक के बाद एक वो काम भी पूरा होता जाएगा उधर। तो वक्फ बोर्ड के बारे में बात करेंगे साहब। नाज़रीन, आपका फिर एक बार खैर मक़दम है। आइए गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है आली जनाब AK खान साहब,
यानी कि अब्दुल क़य्यूम खान साहब, एडवाइज़र माइनॉरिटीज़ वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। तो ब्रेक में जाने से पहले वक्फ बोर्ड के बारे में बात हो रही थी, और वक्फ बोर्ड का जो आजकल जो बर्निंग टॉपिक चल रहा है वो है CEO कौन होगा। CEO, हालांकि CEO शाहनवाज़ कासिम साहब हैं ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद भी CEO के बारे में डिफरेंट स्टेटमेंट्स आते हैं कि CEO फला हो रहा है। तो आइए असल शख्सियत से पता करते हैं कि कौन CEO होगा और फिर ये सब बातें क्यों हो रही। खान साहब, आप भी सुने होंगे ना CEO के बारे में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, कौन होगा CEO वगैरह। तो आप ज़रा आज सबका जवाब दे दीजिए, आप कौन होगा CEO। देखिए, जो भी होगा परमानेंट CEO आना ज़रूरी है जी वक्फ बोर्ड के लिए, क्योंकि वक्फ एक्ट के तहत भी ये साफ साफ है, उसमें एक सेक्शन ही है, फुल टाइम परमानेंट CEO डिप्टी सेक्रेटरी और अबव रैंक के होना वो लॉ कानून के बराबर ज़रूरी है। और इस बीच में क्या हुआ, यह मामला हाई कोर्ट में भी गया था। हाई कोर्ट से भी एक डायरेक्शन आया है कि 2 महीने के अंदर CEO, एक परमानेंट CEO को करना है। तकरीबन 1 महीने का टाइम हुआ है। हुकूमत की तरफ से तो हम लोग और कर रहे हैं किसको लेके आना है। 2-3 नाम हैं हमारे साथ में, बट जब तक कोई पक्का एक नाम वहाँ पर मुकर्रर होके जाके चार्ज नहीं लेंगे, बोलना मुश्किल है। मगर इस बार तो परमानेंट CEO डेफिनेटली नहीं। फिर भी जब तक जो नहीं होगा तब तक कौन होगा? अब जब तक जो आपका जो अरेंजमेंट है वही कंटिन्यू होता है। जैसे शाहनवाज़ कासिम है, शाहनवाज़ कासिम कंटिन्यू होगा। तो ही विल कंटिन्यू एज द CEO। ही विल कंटिन्यू टिल ए परमानेंट CEO इज अपॉइंटेड। अच्छा, परमानेंट लाना ज़रूरी है। तो ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट आने तक भी परमानेंट इन्हों ही रहेंगे। आने तक तो अब जो है उनको ही काम करते रहना है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से जल्द अपॉइंट करने की कोशिश चल रही है। मैं समझता हूँ कि जल्दी हो जाएगा। जी सब। और एक चीज़, वो जॉब्स के बारे में नए जॉब्स नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के भी आ रहे हैं जी, तो उसका भी थोड़ा खुलासा करिए। हाँ, देखिए, आप जानते हैं कि तकरीबन 1 साल पहले CM साहब जो ऐवान में अनाउंस करे थे कि 80,000 जॉब्स का, 80,000 जॉब्स का रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है कंटिन्यूसली, चाहे सर्विस कमीशन के जानिब से हो और फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो क्लियरेंसेस मिलते जा रहे हैं उसके मुताबिक 8,000, 10,000, 8,000, 10,000 जॉब्स का रिक्रूटमेंट हर महकमे में और हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ तो होते जा रहे हैं। और इसमें क्या है, ग्रुप 1 के हैं, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 वो तो हैं, साथ ही साथ फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के और हमारे रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं, ऐसे डिफरेंट वैकेंसीज हैं। ये सब इसके भी आगे, इसका क्लियरेंस भी आ गया। टिमरिस के जो हमारे 1400 वैकेंसीज का था उसका भी फाइनेंस से क्लियरेंस आ गया है। तो उसका रिक्रूटमेंट भी शुरू हो रहा है। अब ग्रुप 1 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो हो गया, अब उसके रिजल्ट्स आना बाकी है। रिजल्ट्स आने के बाद में इसका मेंस एग्जामिनेशन, नॉर्मली 3 महीने 4 महीने का गैप दे के रखते हैं उसको ग्रुप 1 का। ये एक अच्छी बात यह है कि इस बार उर्दू मीडियम में भी काफ़ी कैंडिडेट्स लिखे हैं एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में। मैं समझता हूँ कि कम से कम 150-200 तो क्वालिफाई होंगे इसमें, और उनको मेंस में भी उनको उर्दू में लिखने का मौका मिलना चाहिए। वो कोशिश भी चल रही है वो। और इनके लिए जो मटेरियल की खामी थी उसको दूर करने के लिए हम लोग जितना भी अच्छा मटेरियल था मार्केट में हो या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, ये सबको उर्दू में तर्जुमा करें हम लोग। शायद उस्मान यूनिवर्सिटी के दारुल तर्जुमा के बाद इतना बड़ा पैमाने पे कभी काम नहीं हुआ था जितना इस बार हुआ। ट्रांसलेट करे, 2000 कॉपीज इसको प्रिंट करे, छापे। बड़ी ज़बरदस्त थी बुक्स, देखा जी, बहुत अच्छी थी जी। और होने के बाद शहर हैदराबाद में और अजलाओं में हर जगह डिमांड था इसका। फ्री में बांटे ना? फ्री में बांटे, फ्री में बांटे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से। और तकरीबन 2000 कॉपी तकसीम हुई है इसकी। काफ़ी दिलचस्पी थी कैंडिडेट्स में, बड़े बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम्स थे जी। उर्दू मीडियम में लिखने के लिए बहुत दिलचस्पी बताई कैंडिडेट्स। और एक डेफिशिएंसी ये थी कि मटेरियल नहीं था, वो मटेरियल तो हम लोग फराहम करें हैं। तो ये है, ये ग्रुप 1 में भी मेंस में भी जो कैंडिडेट्स वहाँ तक आ जाएंगे वो हमारे साथ रब्ता रख सकते हैं।
डिपार्टमेंट के साथ, जितना भी इनको सपोर्ट करना है उर्दू मीडियम में लिखने के लिए हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, इनके साथ रहेंगे हम लोग। वैसे इंटरव्यू नहीं है तो मेन एग्जामिनेशन एक ही होता है। ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 का हुआ। और सबसे अहम आज के दिन ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, क्योंकि तकरीबन 9 डिपार्टमेंट में 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। उनका एक ही एग्ज़ाम होता है उनका, वो जनवरी 22 को है। 2 पेपर्स हैं, एक जनरल स्टडीज़ पेपर है और दूसरा टेक्निकल पेपर होता है। दोनों के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं इनके लिए। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल जो गन फाउंड्री पे है हमारी, वहाँ पर जनरल स्टडीज़ के लिए इनके लिए क्लासेस चला रहे हैं हम लोग, जनरल स्टडीज़ के लिए। और टेक्निकल पेपर्स के लिए भी अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब आगे आए हैं मुफ्त में कोचिंग देने के लिए। और इससे पहले जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनको भी हम लोग साथ में रखे हैं। ये सब मिलके ये बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नतीजे अच्छे रहेंगे, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे और काफ़ी बड़े पैमाने में सेलेक्ट होंगे। जहाँ तक टीचर्स का है, टिमरिस का है, टिमरिस के लिए हम लोग जो भी एप्लीकेंट्स हैं माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, इनके लिए हम लोग एक सेपरेट कोचिंग भी चलाएंगे इनके लिए। अच्छा, टेट के टाइम में करे थे, टेट क्वालिफाई कराने के लिए अच्छे रिजल्ट्स आए वहाँ पर। और ये जो टिमरिस के हो या दूसरे सोसाइटीज़ के जॉब्स भी हैं इसमें। अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन वैसा है मुस्लिम्स के लिए। उसके आगे चलकर भी और 8-10% सेलेक्शंस के लिए हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। और ये टीचिंग जॉब्स के लिए, इसलिए इससे क्या है, टिमरिस का भी फ़ायदा हो जाता है। बहुत सारे माइनॉरिटी कैंडिडेट्स टिमरिस को प्रेफर कर सकते हैं और टीचर्स का परसेंटेज जो है माइनॉरिटीज़ से टिमरिस में, उसमें भी काफ़ी इजाफा हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब 4-6 महीने तक जितने भी नौजवान जॉब्स के लिए देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर छोड़ के इस पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट में फिर इतना बड़ा मौका फिर आना बहुत मुश्किल है। ये एक बात है। और दूसरा क्या है, अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स लिखते जा रहे हैं बच्चे, इतना मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं ये लोग। काफ़ी इनका जनरल नॉलेज में इजाफा हो रहा है, राइटिंग स्किल्स में, सब्जेक्ट नॉलेज पूरा बढ़ता जा रहा है इनका। तो ये नॉलेज तो वेस्ट होने वाला नहीं है। बैंक एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, RBI, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ONGC, ये सब एक ही टाइप के एग्ज़ाम्स हैं। यहाँ पे जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं आप, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी। ये सारे जो आ रहे हैं इनको देखते रहना चाहिए, यहाँ पे अप्लाई करना है। और जैसे हम लोग इसके लिए सिविल सर्विसेज के लिए जब कोचिंग देते हैं 100 बच्चों को, उसमें से 1-2 कोई सेलेक्ट होंगे सिविल्स के लिए। मगर लास्ट टाइम हम लोग देखे हैं 100 जो लिए थे हम लोग, इसमें से 39 दे गॉट क्वालिफाइड एज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन बैंक्स। और RBI में असिस्टेंट मैनेजर्स है, जैसे स्टील अथॉरिटी, ऐसे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, पूरे हाई पोजीशंस हैं। अभी मैं सुना सब ओवरसीज के बच्चे जो गए थे ना जी, 90% ऑफ देम हैव कंप्लीटेड MS। एग्जैक्टली। हैरत हो रही भाई, सोच नहीं सकते थे साहब पहले। MS मुसलमान बच्चे जो है जी 90% दे हैव कंप्लीटेड। जी, क्योंकि बाज बच्चों के बायोडाटास में देखा था किसी मैट्रिमोनियल कॉलम में, तो तकरीबन मैं देखा था, हैरत हो रही है। इसलिए कि 5 साल पहले जो वज़ीर आला जो स्कीम शुरू करी, इसमें क्या है, पहले 100 स्कॉलरशिप्स हुआ करते थे ओवरसीज़ के, आज 500 स्कॉलरशिप्स हैं माशाल्लाह। पहले 5 लाख से शुरू हुए थे, 10 लाख पे आए थे, आज 20 लाख रुपये आउटराइट ग्रांट दे रहे हैं जिसको भी सिलेक्शन मिल रहा है। अब इसके बारे में भी परसों जो 3 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर से जो मीटिंग हुई है, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। टाइम पर हम लोग उनके जो स्कॉलरशिप्स मिलना है, उनका एजुकेशन कंप्लीट होकर यूनिवर्सिटी। और उर्दू अकेडमी का आखिरी सवाल जल्दी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह पेंडिंग है बोल के सुनने में आ रहा है। जी, वहाँ पर भी कुछ पैसा दिया गया है 3 दिन पहले, क्योंकि उर्दू अकेडमी उर्दू को बढ़ावा देने के लिए, लैंग्वेज यूसेज के लिए हो, साथ ही साथ बहुत सारे जो जैसे अभी फरमाए अवार्ड्स के लिए, इसके लिए भी कुछ पैसा दिया गया है। अब नेक्स्ट वीक में हम लोग बैठ के पूरा इसका
जायज़ा लेंगे और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। और एक जो माशाल्लाह। जॉब्स का हम लोग बात कर रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट का एक चल रहा है। अच्छा। जनवरी 3 को ख़त्म होने वाला है फिज़िकल टेस्ट। उसके बाद में मेंस के लिए जो भी वहाँ तक क्वालिफाई होके आते हैं, फिर उनको भी कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम लोग अरेंज करवाएंगे। वेरी गुड। वो दूसरा इश्तेहार देंगे, उसके लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अक़लियती बहबूद के लिए वज़ीर आला की हुकूमत के चंद्रशेखर राव साहब की हुकूमत कितना काम कर रही है। हालांकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज आपने देखा हिसाब किताब के साथ हर चीज़ सामने आ गई कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत काम हो रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी होता रहेगा। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। ए.के. खान साहब को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद। हालांकि कल उनका बड़ा प्रोग्राम है ज़हीराबाद में, उसकी तैयारी भी करनी है। तो आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं ए.के. खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।